इस कहानी की शुरुआत डार्क बैम्बू में बने एक एशियन टेम्पल को दिखाते हुए, जहाँ पर एक ओल्ड मास्टर एक छोटी सी बच्ची को डेथ के बारे में समझा रहा था। इस दुनिया का चाहे कोई भी इमोर्टल ना हो, अंत में उसकी मौत होना निश्चित होती है। साथ ही हमें वहीं पर बहुत सारे बड़े स्टैचू को दिखाया जाता है, जिसके बारे में पूछते हुए वह लड़की कहने लगती है कि आखिर ये लोग कौन है। ग्रैंड मास्टर उन स्केच को दिखाते हुए बोलने लगते हैं, ये सब लीजेंड हैं जिज़ुओई के, जिन लोगों ने अपने आप को इतना ज्यादा काबिल बना लिया था कि वो पहुंच गए थे वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर, और साथ ही साथ उन्होंने इमोर्टलिटी को भी हासिल कर लिया था। जिसके बारे में बच्ची कहने लगती है कि वैसे ये वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल होता क्या है, मुझे बताइए, क्या आप वहाँ पर कभी जा पाए हो? कि मैं सदियों से इसके लिए कल्टीवेशन करते आ रहा हूँ, और वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में जाने के लिए मैंने ना जाने कितनी बार ही कोशिश की, लेकिन मुझे हर बार हेवनली गेट के सामने हारना पड़ता था। मैं कभी भी उसके आगे जा नहीं पाया, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी उतनी काबिल नहीं थी कि मैं वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में जा पाऊँ। कि बिच्ची, अगर तुम्हारी किस्मत में इमोर्टलिटी को पाने का मौका होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में तुम जरूर से जा पाओगी वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में। उसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है ह्यूजेन के हाउसन पीक को, जिसके अंदर होने वाला होता है इमोर्टलिटी का जश्न। यहाँ पर एक लेडी होती है जो कि इमोर्टलिटी को अचीव करने वाली होती है। वही हमें ये बताने लगती है कि उसने यह पाने के लिए 10 साल तक हार्ड प्रैक्टिस किया, और अब जाकर उसको ये लगता है कि वो अब जा पाएगी वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स के अंदर। आज समय आ चुका है मुझे अपनी किस्मत बदलने का। ये जश्न पूरे टाउन में पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा था, और हमें यहाँ का समय बताया जाता है 9 सितंबर 973। कहा जाता है कि इस सिटी की सबसे पावरफुल लेडी जाने वाली है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स के अंदर, और टाउन के सभी लोगों को इसीलिए जश्न में बुलाया गया था ताकि वो उनके लिए प्रेयर कर सकें, जिससे उनको अपने काम में सफलता प्राप्त हो सके। ये जश्न इसलिए इतने धूमधाम से मनाया जा रहा था क्योंकि पूरे ज़ूज़ेंग कॉन्टिनेंट के ऊपर कई सालों में इसी के अंदर इमोर्टलिटी नहीं आई थी कि वो इमोर्टल बनने की काबिलियत रख सके। बस इसमें सफलता प्राप्त हुई है उस लेडी को जिसको कहते हैं डिवाइन मेडन, जिसके बारे में टाउन के लोग तारीफें करते हुए ये कहते हैं, बेशक डिवाइन मेडन इमोर्टलिटी को डिजर्व करती हैं। जब वो अपनी 20 की एज में आई थी तभी से उनको आज तक कोई हरा नहीं पाया। उनके स्नो वैली में वापस आ जाने के बाद उनको मिल चुका था डिवाइन इनलाइटमेंट, और उनके यहाँ पर फेल होने के चांसेस ना के बराबर थे। और तभी हमें वहीं पर दिखाया जाता है रॉयल कल्टीवेटर नाम के एक बंदे को, जो यहाँ पर होने वाली सभी चीजों पर नजर रखे हुए था। वो अपने साथियों से कहता है कि कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, क्योंकि असल में ये ढूंढ रहे हैं एक बंदे को। रॉयल कल्टीवेटर के साथी उससे कहते हैं, आप चिंता मत करिए, हम बहुत जल्दी उसको पकड़ लेंगे। और फिर हमें शहर में घूमते हुए दिखाया जाता है अपने कहानी के मेन कैरेक्टर को। यही वो बंदा होता है जिसे रॉयल कल्टीवेटर अपने साथियों के साथ ढूंढ रहा होता है, जिसके ऊपर अब नजर पड़ चुकी होती है रॉयल कल्टीवेटर की। और हमारे कल्टीवेटर का नाम होता है साउचैन, और वो कोई इमोर्टल नहीं होता है, वो एक होता है मामूली सा कल्टीवेटर। और फिर टाउन के अंदर साउचैन का काफी बंदे पीछा करने लगते हैं, और साउचैन ने भी आगे बढ़ते हुए अपनी स्पीड को बढ़ा दिया था। और रॉयल कल्टीवेटर यहाँ पर कहने लगता है, जैसे ही डिवाइन मेडन इमोर्टलिटी को अचीव करने वाली होंगी तो हमारा चीजों को संभालना लोगों को परेशान कर सकता है, इसलिए वो समय आने से पहले हम लोगों को इस प्रॉब्लम से जल्द छुटकारा पाना ही होगा। इसलिए उन्होंने साउचैन का पीछा काफी तेजी से करना शुरू कर दिया था, और साउचैन चालाकी दिखाता है और भीड़ में कहीं छुप जाता है। उसके बाद फिर हम साउचैन को देखते हैं, जो कि इस बारे में पहले से ही जानता था। जिस रास्ते पर वो जा रहा है वहाँ पर कई सारे मार्शल आर्टिस्ट छुपे हुए हैं, जो कि उसी का ही इंतजार कर रहे हैं, जो स्वॉर्ड्स और ब्लेड्स को चलाने में महारत हासिल किए हैं। उसको पहले से ही सारी चीजें पता थी यहाँ पर उसके साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर उसके ऊपर हमला करने वाले सभी बंदे अपने अपने वेपन लेकर रेडी हो गए थे। साउचैन को पता चल गया था कि उस पर 7 लोग हमला करने वाले हैं, फिर भी वो रुकता नहीं है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, और फिर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि देखो मैं यहाँ हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोग मुझे ही निशाना बनाना चाहते हो, लेकिन अगर जल्द से जल्द तुम में से किसी एक ने अपना मूव जल्दी से नहीं चला तो तुम लोग जानते ही हो, तुम लोग किसी भी हाल में मुझे नहीं पकड़ पाओगे। ये सुनकर सभी बंदे अटैक करना शुरू कर देते हैं साउचैन के ऊपर। इनकी ब्लेड चलाने की टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन साउचैन तो डॉज कर लेता है, लेकिन वो जिससे
टकराते हैं वो उन्हें खत्म कर देते हैं। यहाँ तक कि अचानक हमला होने पर वहाँ पर एक लैंप फूट जाती है और चारों तरफ आग भी लग गई थी। और तभी वहाँ पर साओ चैन के हाथ में आ चुका होता है एक बर्निंग बैम्बू। और तभी सभी बंदे कहने लगते हैं, और हम तुम्हें जानते हैं, तुम हो साओ चैन और तुम बिलोंग करते हो एंसेस्टर ड्रैगन विलेज से। उस पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि उसने एक रॉयल मेडल को नुकसान पहुँचाया है और इन लोगों को अब लगता है कि ये डिवाइन मेडन की इमोर्टैलिटी में कोई बाधा ना डाले, इसलिए वो अब कहने लगते हैं कि अब हमें हमारी डिवाइन मेडन को सेव करने के लिए तुम्हें इसी वक्त खत्म करना होगा। के बाद कई सारे वॉरियर साओ चैन पर अटैक करने आ जाते हैं, जिनसे फाइट करने के लिए साओ चैन यूज करने लग जाता है अपने उसी बर्निंग बैम्बू को। वाकई में वो एक बैम्बू की मदद से फाइट कर रहा था स्वॉर्ड के साथ, जिसकी वजह से उसके सामने कोई भी स्वॉर्डमैन टिक नहीं पाता। साओ चैन काफी तेजी के साथ जाता है और उसी बर्निंग बैम्बू को यूज करते हुए उस पर हमला करने वाले सभी बंदों को ढेर कर देता है और कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों को कितनी बार कह दिया कि तुम्हारी जो रॉयल मेडन की मौत हुई थी उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। जिसके बाद साओ चैन ने अपने स्वॉर्ड को भी निकाल लिया था रॉयल कल्टीवेटर के साथ फाइट करने के लिए। रॉयल कल्टीवेटर अब कहने लगता है, चाहे तुमने वो किया हो चाहे ना किया हो, तुम्हें आज किसी भी हाल में मरना ही होगा। जिसके बाद तुरंत ही वो भी अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक करने लगता है साओ चैन के ऊपर और इन दोनों के बीच की फाइटिंग लेवल बहुत ही शानदार था। लेकिन साओ चैन की एबिलिटी के सामने टिक पाना उस बंदे की बात नहीं थी। लेकिन साओ चैन उसकी गर्दन पर अपने स्वॉर्ड रख चुका था और कहने लगता है कि सुनो लड़के, अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो प्रिंसेस तुम्हें अपने हाथों से ही जान से मार देंगी। और फिर मू चैन उससे कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं तो तुम आने वाले समय में मेरे लिए ही बाधा बन जाओगे। इसलिए उसने रॉयल कल्टीवेटर को एक ही झटके में जान से मार डाला। हमने देखा कि साओ चैन ने सारे बंदों की लाशों के ढेर लगा दिए थे। अपने काम को अंजाम देने के बाद अब वो यहाँ से आगे बढ़ने लगा था। लेकिन तब साओ चैन को रियलाइज होता है जैसा कि उस पर कोई खतरनाक अटैक होने वाला हो। काफी सारी लैंप को यूज करने वाली लड़कियां आ जाती हैं और कहने लगती हैं कि साओ चैन तू अपने आप को सरेंडर कर दो, क्योंकि यहाँ पर आ चुकी हैं प्रिंसेस। अपना गुनाह कबूल कर लो और हमारे सामने अपना सिर झुका दो। इस मूवमेंट पर उन लड़कियों ने अटैक करना शुरू कर दिया था साओ चैन के ऊपर। तो साओ चैन उनके अटैक को डॉज करता है और खुद को यहाँ से बचाने लगता है और ज्यादा देर तक वो ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि उन लड़कियों ने अपने रिबन्स का यूज कर मू चैन को पकड़ लिया था, जिसको वो जोरों से खींचती है और घुटनों पर ला देती हैं। इस मूवमेंट पर तभी हम आता हुआ देख पाते हैं ब्यूटीफुल प्रिंसेस को, जो फूलों की पंखुड़ी पर अपना पैर रखते हुए आगे बढ़ रही थी। इसके बारे में हमें बताया जाता है कि असल में ये लड़की होती है रॉयल सेलेस्टियर मेडन जाओ लिंगर। जाओ लिंगर सामने आते ही कहने लगती है कि तुम हो साओ चैन और तुम्हें अब अपने गुनाह को कबूल भी करने ला चाहिए। साओ चैन कहता है कि मैं यहाँ पर केवल डिवाइन मेडन को इमोर्टैलिटी को अचीव करते हुए देखने आया था। आखिर मेरी रॉयल फैमिली के साथ फाइटिंग क्यों ही करना चाहूँगा। तुम्हारी जिस मेडन की जान गई है वो खुद ही जिम्मेदार थी। उसका गलती से पैर फिसला और वो खाई में जाकर गिर गई और जान से मारी गई। आप लोग खुद ही सोचो कि इसमें मेरी क्या गलती। तो फिर जाओ लिंगर एक ही ऑर्डर देती हैं कि इस लड़के को जान से मार दो। उसके लिए लड़कियों ने अपने रिबन्स को खींचने शुरू कर देती हैं साओ चैन को जान से मारने के लिए। साओ चैन अपने मन में कहने लगता है कि ये मेडन जो फॉर्मेशन यूज कर रही है बहुत ज्यादा पावरफुल है और साओ चैन इसको ब्रेक करने के लिए अपने सबसे पावरफुल अटैक को यूज करने लग जाता है। और साओ चैन को पता होता है कि अगर उसने इन सबसे फाइट की तो वो जान से मारा जाएगा और वो अपने फॉर्मेशन का यूज करता है अटैक करने के लिए। यह देखकर जाओ लिंगर कहने लगती है कि यानी तुम भी एक मार्शल आर्टिस्ट हो। जहाँ पर मू चैन डायरेक्टली जाओ लिंगर पर बढ़ता है अटैक करने के लिए, लेकिन साओ चैन अभी तक इतना पावरफुल नहीं होता लिंगर के सामने टिक भी पाता। और अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। यहाँ पर साओ चैन अपने दोनों हाथों में फॉर्मेशन का यूज करता है और अटैक करने लग जाता है जाओ लिंगर के ऊपर। वो अपने सुपर पावरफुल फॉर्मेशन का यूज कर रहा था लिंगर को इंजर्ड करने के लिए, लेकिन लिंगर की जो एबिलिटी होती है वो सच में बहुत कमाल की थी। इसके बाद लिंगर अपने शॉट से अटैक करने के लिए आने लगती हैं साओ चैन के ऊपर, जिसे रोकने के लिए साओ चैन ने अपनी मल्टीपल फॉर्मेशन को बना लिया था, जिसको असल में कहते हैं हेवनली गिफ्टेड ची फॉर्मेशन। लेकिन साओ चैन की ये टेक्निक भी नहीं टिक पाती लिंगर के सामने, क्योंकि वो अपने शॉट की मदद से इस शील्ड को थोड़ी ही देर में तोड़ देती है। लेकिन साओ चैन ऐसा करते हुए उसको बेवकूफ बना
बनाना चाहता था और साउचैन तुरंत ही वहाँ से भाग के जाने लगता है। और फिर लिंगर अपने साथियों से कहने लग जाती है कि तुम लोग मेरा पीछा मत करना, क्योंकि तुम में से कोई भी चाहकर उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। इसके बाद तुरंत ही प्रिंसेस पीछा करने लग जाती है साउचैन का और कहने लगती है कि मैं देखती हूँ कि तुम कितने समय तक मुझसे भाग सकते हो। वो जैसे ही अपने शॉट का अटैक साउचैन पर यूज कर रही थी तो साउचैन यूज कर रहा था अपनी फॉर्मेशन का, लेकिन इसके साथ साथ लिंगर अपने पावरफुल अटैक का भी यूज कर रही थी। इससे बचने के लिए साउचैन और तेजी से भागने लगता है, यहाँ तक कि ये लोग पहुँच चुके होते हैं फेस्टिवल वाली जगह पे, जहाँ पर फायर से उड़ने वाले फ्लाइंग ड्रैगन को उड़ाया जा रहा था। ये दोनों तो उसी के ऊपर फाइट करने लग जाते हैं, जिस मूवमेंट पर लिंगर अपने एक शॉट अटैक को यूज करने लग जाते, जिसको असल में कहते हैं रेनबो अटैक, जिससे यहाँ पर 7 शॉट सामने आती हैं और वो अटैक करने जा रही होती हैं साउचैन पे, जिससे बचने के लिए वो अपने सुपर रिफ्लेक्शन और फॉर्मेशन का यूज कर रहा था। जिसके बाद इन दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट भी चालू हो गया था। लेकिन इसके बाद साउचैन कहने लगता है कि अगर मैं इसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी पावर का यूज कर कुछ देर तक अपने आप को बचा ही सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं इसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। और इसलिए साउचैन को कोई एक तरीका चाहिए था जिससे वहाँ से निकल सके। इसके बाद ये दोनों अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को करने के लिए आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि लिंगर ने केवल अपने शॉट के एक ही अटैक से साउचैन की उस फॉर्मेशन को ब्रेक ही कर दिया था, जिसकी शॉट अब साउचैन को मारने के लिए ही जा रही थी। लेकिन उसी मोमेंट पर यहाँ पर एक बहुत ही अजीब चीज होती है। सिटी के बीच में से एक शॉकवेव निकलती है, जिससे कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर समय रुक गया हो। चलने वाले लोग भी रुक जाते हैं, साउचैन और लिंगर भी रुक जाते हैं। उसके बाद फिर हमें सामने से आता हुआ दिखाया जाता है डिवाइन मैडन को, जो कि यहाँ पर बताने लगती हैं इमोशंस की डीप थॉट्स के बारे में। और वो कहने लगती हैं कि आखिर एक ह्यूमन के अंदर ऐसा क्या होता है जो उनको दूसरों से अलग बनाता है। जैसे कि अगर लिंगर के बारे में कहा जाए, वो यहाँ की इंजॉयमेंट छोड़कर अपने काम पर ध्यान दे रही है, और वहीं पर दूसरी तरफ बात की जाए इंजॉय को करते हुए सिटी के लोगों के बारे में, जो अपने इस पल और इमोशन को कभी नहीं भूल पाएंगे। जहाँ पर अब हमें इनके बारे में बताया जाता है, जो कि होते हैं ज़िज़ू कॉन्टिनेंट के गॉडेस, और जिनका नाम होता है लेलियो, और ये होती है लिनवाला रेलम में। और ये देखती हैं कि लिंगर जो अटैक करने वाली होती है साउचैन पर, वो साउचैन की जिंदगी को केवल एक ही झटके में खत्म कर देगी। लेकिन उन्होंने साउचैन के अंदर कुछ ऐसी एबिलिटी को देखा की वजह से वो उसे बचा लेती हैं। वो अपनी जरा सी पावर का यूज करते हुए लिंगर की शॉट का रुख को ही मोड़ देते हैं और यहाँ से आगे बढ़ जाती हैं, जहाँ पर ओपन होने वाला होता है हेवन का गेट, जिनके आगे जाते ही टाइम एकदम नॉर्मल हो जाता है। और लिंगर का जो अटैक साउचैन को मारने वाला होता है, वो उससे भी बच गया था। और उसके बाद लिंगर को भी समझ नहीं आया कि उसके अटैक से ये बंदा बचा, और उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।